Students of class 12, we are studying chapter Journey to the End of the Earth, and today we'll do the second part of this chapter. Part of the chapter we have studied that how the Antarctica formed and the different continents formed. They detached from Antarctica. Earlier it was one part, and due to some circumpolar currents and the other things, at the Antarctica it gets separated, get desolate from the other continents. Okay, so let us now this part will study the human impact of over the Antarctica. So human civilization have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. This rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. So, the narrator says that human civilization, it have been around for a paltry 12,000 years. Paltry means a very small, ओके बहुत छोटा सा, जैसे हम कहते हैं हिस्सा, छोटा सा पार्ट. सो अब नरेटर कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो, अगर हम अर्थ की अपने पूरी वर्ल्ड के जो यूनिवर्स उसकी बात करें तो उसमें से ये कहते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानव अस्तित्व है वो तो सिर्फ अब कुछ ही समय से आया है, सिर्फ 12,000 साल पहले. क्लियर. सो जबकि अगर हम बात करें अदर थिंग्स की तो वो क्या है कि बहुत ही मिलियंस मिलियंस ईयर्स अगो पहले आ चुकी थी. तो अब कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक, अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो एक फ्यू सेकंड्स ही हुए हैं. अगर हम उससे अगर इसको कैलकुलेट करें तो ओनली अ फ्यू सेकंड्स का ही टाइम होगा कि जिसमें से ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है. मीन्स इतने छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में ही नरेटर कहते हैं कि हमने वी हैव क्रिएट क्वाइट अ रक्कस. रक्कस होता है जैसे जिसे हम कहते हैं तहलका मचा देना, मीन्स ब्लंडर क्रिएट कर देना. सो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इसमें ब्लंडर क्रिएट कर दिया है इतने से छोटे से टाइम में ही. मतलब हमने अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा ब्लंडर क्रिएट कर दिया है, एचिंग आर डोमिनेंस. और हमने नेचर के ऊपर अपनी डोमिनेंस को क्या कर दिया, मतलब अपना अस्तित्व, अपना जो प्रभाव है उसको दिखाया है. और हमने छोटे सिटीज़ हैं, चाहे टाउन्स हैं, मेगा सिटीज़ हैं, इन सब में हमने सब जगह अपना, मतलब हमने नेचर को पल्यूट किया है. इन अदर वे इफ़ वी से द रैपिड इंक्रीज ऑफ, अब जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, वो हमें, उसने हमें क्या कर दिया, लेफ्ट अस बैटलिंग विद अ स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. और बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसने हमें खुद को ही, मतलब हम अपनी ही गलतियों से अपने लिए जीने के लिए अपनी लाइफ को मुश्किल किए जा रहे हैं कमिंग जनरेशन के लिए. लाइक हम इसमें जूझ रहे हैं. बैटलिंग होता है किसी चीज़ से जूझना. ओके. सो अदर स्पीशीज़ जो हैं और अपनी भी लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा कर रहे हैं. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है, इतने सारे बर्न हो रहे हैं, इसने क्या क्रिएट कर दिया है, द क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और विच इज़ स्लोली बट श्योरली क्या कर रही है, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है, ग्लोबल टेम्परेचर को. क्लियर. सो मीन्स ह्यूमन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा है कि जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया है, क्या हुआ है कि हमारी जितनी भी आसपास की अपना जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है. क्लियर. Climate change is one of the most hotly contested environmental debate of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. So,
Here again the narrator says that the climate change जो है इसका सबसे मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट है आज की डेट में। अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर डिबेट्स होते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज है। मीन्स जो कंसर्न सिटीज़न है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक को लेके वर्डेड है तो वो क्या है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। कि ये जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है जो क्लीन होना चाहिए था वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। और इसको लेकर हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो कंसर्न सिटीज़न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट, और अब क्वेश्चन अराइज करता है नरेटर कि वेस्ट एंटार्क्टिक जो आइस शीट है क्या वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी, और विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट वो क्या हो जाएगा, डिस्टरप्ट हो जाएगा। डिस्टरप्टेड मीन्स दैट वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो करंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह से, प्रिवेंटिव हो जाएगा पूरी तरह से, कि जैसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा ये क्या है, हाँ इस चीज़ को वो कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। क्लियर। सो ओशन करंट भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो नरेटर्स इशू को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि क्या एक दिन ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, शायद हो जाएगी, या कुछ हम में से कुछ ऐसे हम लोग इतने कंसर्न होकर कुछ ऐसा हमारे साइंटिस्ट ऐसा कुछ तैयार कर देंगे जिससे हमारी दुनिया बच जाए मे बी, या फिर जो जनरेशन है हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको इस दुनिया में जो है क्या करेंगे, कमिंग जनरेशन के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और इस दुनिया को बचा लेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस नरेटर के माइंड में चल रहे हैं। नाउ ही सेज दैट ईदर वे एंटार्क्टिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ भी हो हमारा जो एंटार्क्टिका है वो अभी क्रूशियल एलिमेंट है। क्रूशियल क्यों कह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है वेरी इंपॉर्टेंट डेलिकेट स्टेज में, बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में कौन है, हमारा एंटार्क्टिका बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। क्लियर। क्योंकि ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, मेल्ट होते जा रहे हैं ग्लेशियर्स, और एंटार्क्टिका की पोजीशन अभी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्लियर। And not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. So now narrator says that this is the reason that अगर हम बात करें कि एंटार्क्टिका ये ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है, ओनली यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी सस्टेन नहीं हुई। कहाँ सस्टेन मीन्स कभी भी यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हुई, यहाँ लोग नहीं बस सके। सो इसका रीज़न यही है, देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन, और इसी वजह से ये अभी तक क्या है, प्रिस्टीन होता है ओरिजिनल और एंशिएंट, अभी तक ये बचा हुआ है। मीन्स नरेटर का कहने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ भी ह्यूमन पॉपुलेशन हुई है तो इंसान ने उस चीज़ को बचाने के बजाय उस चीज़ को पोल्यूटेड ही किया है, उसके अस्तित्व को खतरे में ही डाला है। क्लियर। सो दैट्स वाई ही सेज दैट कि अगर जितना ये बचा हुआ है तो वो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी नहीं हुई, और दैट्स वाई इट इज़ प्रिस्टीन, मतलब ओरिजिनल है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इसका रीज़न और दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आइस है, आइस कोर है, और 500,000 ईयर्स ओल्ड जो है इसमें कार्बन जो रिकॉर्ड्स हैं, दे आर ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस। जो कार्बन है वो यहाँ पर अभी इसकी लेयर्स में ही वो दबी हुई है। क्लियर। इफ़ यू वांट टू स्टडी, और अगर हम इसके बारे में एग्ज़ामिन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, इसको एग्ज़ामिन करना चाहते हैं, तो क्या है, एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह है, दिस इज़ द प्लेस टू गो। नाउ स्टूडेंट्स ऑन आइस, the program I was working on with the that is Shokasky aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing with them the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet.
एंड अब ये एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये ऐसे एक एजुकेशनल प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए। सो अब नरेटर कहती हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में जब वर्क किया, नरेटर बताती हैं कि आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शुकास्की। ये हमने आपको पहले ही बताया ये शुकास्की क्या है, इनके शिप का नेम है। तो अपने साथ स्टूडेंट्स को लेकर, जो उन्होंने ग्रुप को लेकर क्या किया उन्होंने, एग्जैक्टली दिस इज़ टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एंटार्क्टिका को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, कि वहाँ पर लेके गए और उन्हें क्या प्रोवाइड की, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनको ऐसा अवसर दिया जो उनको क्या हेल्प करता है, हेल्प देम टू फॉस्टर होता है दैट इज़ टू प्रमोट, उनके अंदर ये एक न्यू अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हमारे प्लेनेट के लिए प्रमोट करने के लिए वो वहाँ लेकर गए। सो नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है जब उन्हें कहीं एडवेंचरस प्लेसेस पर लेके जाएं, उन्हें न्यू चीज़ सीखने को मिलती है। एज वी आर स्टडिंग, अभी हम पढ़ रहे हैं तो इट मे बी बोरिंग फॉर सम ऑफ अस, बट अगर आप सपोज करो इसको स्टडी पर्पस से आपको हम एंटार्क्टिका में लेके जाएं तो डेफिनेटली एवरीबडी विल एन्जॉय। सो द सेम वे द नरेटर सेज कि जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा क्या करती है, इंटरेस्ट क्रिएट करती है, उस चीज़ को हम ज़्यादा उस चीज़ के लिए हम कंसर्न्ड होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को लेकर इतने कंसर्न नहीं हैं। ओके, सो नाउ शी सेज it's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoffrey, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. Now, narrator says that इट्स बीन एन ऑपरेशन। अब इनका ये 6 years का जो था ये ऑपरेशन, वो कह रहे हैं कि अब तक 6 years हो चुके हैं नाउ अब तक। एंड इसके हेड कौन है, वो एक कनेडियन जॉफ ग्रीन है, वो इनके हेड है। और हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ मीन्स कैरिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड पीपल, उन सबको वो कहते हैं कि उन सबको अपने साथ लेके गए। एंड नाउ दे गॉट टायर्ड, वाई, बिकॉज दे इट्स अ लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड। ओके, क्यूरियोसिटी सीकर्स जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उनको अपने साथ लेके गए। एंड हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। ओके, सो अब दे पीपल ओनली कुड गिव बैक देम, कोई भी जो रिस्पॉन्स था इन अ लिमिटेड वे। नाउ विद द स्टूडेंट्स ऑन आइस, वो कहते हैं लेकिन जब हम स्टूडेंट्स ऑन आइस मीन्स ये जो उनका प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम था, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, मतलब अगर आप एल्डरली पीपल के साथ जाए, नो डाउट दे आर वेरी एडवेंचरस बट दे हैव स्टडीड अ लॉट, दे नो मोर, सो इट मे बी टायरसम इट सेज, बट अगर हम इसी चीज़ को, इट ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स किन्हें कह रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। सो ये जो दी स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स कौन है यहाँ पर, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम में गए हैं, स्टूडेंट्स ऑन आइस करके उनका जो प्रोग्राम का नेम है। तो नरेटर कहते हैं कि उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। वाई, बिकॉज दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, हर चीज़ को समझने के लिए वो रेडी, ऑब्वियसली उस ट्रिप में वही जाएंगे जो इंटरेस्टेड है, दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न, इंटरेस्टेड टू एब्जॉर्व। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक्ट, जैसे हम किसी चीज़ को सुनते हैं, यस हमने उस चीज़ को सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है, जब हम उस चीज़ का रिस्पॉन्स देते हैं। एज इट हैपन्स इन आवर क्लासरूम ऑल्सो, आप लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर को समझते हैं, आप में से लगभग सभी को ऑब्वियसली समझ भी आ जाता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है, जब आप उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब आपको अगर कोई भी टेस्ट या कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट दिया जाता है और आप उस चीज़ को एक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहीं से पता लगती है कि आपने उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लिया है। क्लियर? The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. और वो कहते हैं इसका रीज़न क्या था, द प्रोग्राम वॉज सो सक्सेसफुल बिकॉज इट्स पॉसिबल टू गो एनीवेयर, क्योंकि
इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल था जस्ट कि साउथ पोल के आसपास भी कोई जाए, नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इट, और बिना इससे प्रभावित, अफेक्टेड होता है कि मतलब साउथ पोल में गए और बिल्कुल बिना बीमार हुए, बिना किसी क्षति के, कोई हार्म के वो वापस पहुंच जाएं. It's easy to be blazed about polar ice cap melting and while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. So the same way narrator अब कह रही हैं कि it is easy, ये आसान कैसे बन पाया. To be blazed means she says ये आसान कैसे बन पाया, जब हमने इसको इस पे क्या हुए हम, ब्लेज मीन्स ओवर सेटिस्फाइड हो गए. इस चैप्टर में ब्लेज का मतलब यहाँ पर होगा कि बिना परेशानी के, नॉट वरीड एंड विदाउट एनी वरी, एंड ओवर सेटिस्फाइड हो गए. अबाउट द पोलर आइस कैप्स मीन्स जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर जब गए, स्टूडेंट्स और जो भी पीपल गए, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परेशान नहीं हुए कि वहाँ पर आइस कैप्स जो है मेल्ट हो रहे हैं और कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं. एंड वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव, जो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, हमने पढ़ा है 6th-7th की क्लासेस में एसएसटी में, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हमारे अर्थ के होते हैं, ओके, एंगल्स होते हैं. सो बट व्हेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब हम इन ग्लेशियर्स को रिट्रीट करते हुए, रिट्रीट क्या होता है, दैट इज़ मूविंग बैक, जब ये पीछे हट रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, और जो आइस शेल्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, टूट टूट के गिर रही हैं. यू बिगिन टू रियलाइज़, तो आप रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है, जो एक ख़तरा है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है या फिर हमें डराया नहीं जा रहा, ये सच में है. ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो सच में है, इतना बड़ा ख़तरा है ये. जब हम इसको सामने से अंटार्कटिका में जाकर हम इस चीज़ को फील करते हैं. यू कैन सी द पिक्चर दैट दीज आर seals sitting over there, and the ice melting, each and everything presented here. Now, Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic, that is phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. Now, narrator says एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम. अब यहाँ पर उसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि इट इज़ देयर इज़ लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी यहाँ नहीं है. यहाँ पर एक ही तरह का एनवायरनमेंट है, ओके. और दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी. यही एक ऐसी जगह है, परफेक्ट प्लेस है, जहाँ हम स्टडी कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसमें कैसे लिटिल चेंजेस होते हैं, एंड इट कैन हैव बिग रिpercussions, दैट दीज आर रिजल्ट्स, जो हम कहते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक, दैट इज फिटोप्लैंक्टन, दैट इज ग्रासेस ऑफ द सी, जो सी में जो ग्रासेस उगती हैं, तो वो कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस को सी कैसे नरिश करता है और ये कैसे सस्टेन होती है, और एंटायर सदर्न ओशन जो फूड चेन है वो कैसे बनता है. तो ये सब स्टडी करने के लिए हमें इस प्लेस में जाना बहुत ज़रूरी है, ओके. दिस सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी सिंगल सेल होती है, और वो सन की जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और एसिमुलेट करते हैं, ठीक है. एसिमुलेट होता है बिकम पार्ट ऑफ द थिंग, या फिर एब्जॉर्व करना. क्या एब्जॉर्व करते हैं, कार्बन, और फिर उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सिंथेसिस तो पता होगा, दैट इज़ टू प्रोड्यूस समथिंग बाय कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स. आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं. सो ये चीज़ जो है कैसे सिंथेसाइज हो जाती है, मीन्स ये प्रोड्यूस करती है, किसी चीज़ को कंबाइन करके डिफरेंट थिंग्स से फिर सिंथेसाइज करती हैं, ओके. नाउ ऑर्गेनिक
वी ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपाउंड्स जो है वो वंडरस वे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस सन से जो एनर्जी लेकर अपना खाना बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, सो इस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं, क्लियर, अपना फूड चेन जो है मेंटेन करते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फिटोप्लैंक्टन। तो अब साइंटिस्ट ने भी हमें वार्न कर दिया है कि जो डिप्लीशन है, जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है, जो हम डिप्लीशन की बात करते हैं, ये एक्टिविटीज़ जो है इन प्लांट्स की, जो सी ग्रीन जो प्लांट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा, एंड विच विल टर्न टू अफेक्ट द लाइव्स ऑफ मेरीन एनिमल्स जो इस एंटार्क्टिक में रह रहे हैं। तो इसमें रहने वाले प्लांट्स, बर्ड्स, रीजन, ग्लोबल साइकिल, ये इस सब को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ओके, एंड जो इन द पैरेबल मीन्स इन शॉर्ट, जिसे हम कहते हैं कि शॉर्ट सिंपल स्टोरी दैट टीचेज अ मॉरल लेसन। ओके, पैरेबल जिसे हम कहते हैं नीति कथा, जैसे हमने पहले सुना होता है, छोटी सिंपल स्टोरी होती है। तो इन अ पैरेबल कहा भी गया है कि जो प्लांट्स होते हैं, सी ग्रीन प्लांट्स है, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और ऐसे ही वो कहते हैं कि एक मेटाफर भी है, जैसे हम कहावत कहते हैं, है ना। सो दे सेज कि एक कंपैरिजन के रूप में भी नरेटर कहते हैं कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बिग थिंग्स जो है वो अपने आप अपनी जगह पर सेट हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से हमेशा हम बड़ी मुसीबतों से टल जाते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो, फॉर द प्रेजेंट टाइम ऑफ दिस कोविड-19। ये बहुत अच्छा हमें लेसन दिया है नरेटर ने इन लाइंस के थ्रू, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। वॉक ऑन द ओशन, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Shukalsky had managed to wedge herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Now walk on the ocean में अब नरेटर क्या बता रही हैं कि कैसे हम जो ओशन में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कैसे फील किया, जब उन्होंने यहाँ पर अपनी जर्नी को कंप्लीट किया तो कैसे उन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेस की, उन सब के बारे में बता रही हैं कि इट वाज द एक्सपीरियंस फुल ऑफ एपिफनीज। एपिफनीज मीन्स दैट इज़ मोमेंट्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जैसे हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। सो वो कहते हैं कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। लेकिन जो उनके साथ बेस्ट थिंग थी वो क्या थी, एंटार्क्टिक सर्कल, जहाँ जब वो 65.55 डिग्री साउथ डिग्री की और जब वो पहुँची, तो वो मोमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था, अच्छा मोमेंट था। दिस की ये इनकी शिप का नेम है, आपको पहले भी बताया है। हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस। और उनकी जो शिप थी उनकी वो उनको उस तरफ लेके गई। वेज होता है एंटर नैरो पैसेज, उस पैसेज में वो कहते हैं जो था मैनेज टू वेज हर सेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच। अब वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस के बीच में वो आ गए, कहाँ पर, बिटवीन पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड के बीच में। वो कहते हैं कि वहाँ पर जब वो जा रहे थे तो उनका शिप जो था वहाँ पर पहुँच गया, वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस के बीच में वो आ गया, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। और जिसने उनको बचा लिया कि वो इधर उधर नहीं गए, वो इधर उधर नहीं फंसे। और द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। और कैप्टन ने डिसाइड किया कि अब हम वहाँ से टर्न करेंगे एंड नॉर्थ की ओर जाएंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। और इससे पहले कि वो वहाँ जाते उन सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो वहाँ से क्लाइंब कर जाएं गैंग प्लैंक में। ठीक है, वहाँ से गैंग प्लैंक क्या होता है, दैट इज़ अ बोर्ड फॉर वॉकिंग बिटवीन द बोट एंड द शोर। एक बोर्ड सा होता है
जिसके मदद से वो क्या करते हैं, बोट और जो किनारा है उसमें चले जाते हैं। आप एक तरह से पैसेज कह सकते हैं, एक फट्टा सा होता है कि वो उनके शिप में और जो दूसरी जगह वहाँ पर ऐसे बीच में लगा दिया जाता है, एक पुल का काम करता है आप कह सकते हैं। ओके, सो गैंग प्लैंक के थ्रू वो वहाँ पर गए। So there we were, and all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. और अब ये सब के सब वहाँ जब पहुँच गए, 52 people were there. So they kitted out. Kitted out होता है providing the correct cloth and equipments. kitted out मतलब उनको जो कपड़े और उनके सामान थे, सही कपड़ों उनका इंतज़ाम किया गया। क्लियर? एंड गोटेक्स जो है दिस इज प्लेस, और ग्लेयर्स वहाँ पर वो गए। एंड वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस। अब स्टार्क होती है वेरी शेयर, बहुत पतला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक पतला सा वाइटनेस थी, हल्की वाइटनेस जिसे हम कहते हैं, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। और ये जो सफ़ेदी थी जिसे हम कहते हैं हल्की सी शेयर डार्कनेस, वो ऐसा लगा कि इट इज़ स्प्रेडिंग out forever. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. और इसके नीचे अब वो कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो देयर वाज अ मीटर थिक आइस पैक, इतनी थिक आइस थी, और 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग एंड सॉल्ट वाटर। अब जब वो वहाँ पहुँचे उसके नीचे तो यहाँ पर 180 डिग्री मीटर पर क्या मिला उन्हें, ब्रीदिंग एंड सॉल्टी वाटर, ये सब था। इन द पेरिफेरी दैट क्रेबिएटर seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. And it was nothing sort of a revelation, everything does indeed connect. और वो कहते हैं कि अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो जब नीचे पहुँचे तो वहाँ पर क्या था, ये देखिए नरेटर बताती हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे पेरिफ्री में उसके किनारे पर, तो उन्होंने क्या देखा, ये देखिए नरेटर और उसके 51 अदर मेंबर्स हैं। तो बताती हैं कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, जो आइस फ्लोज में सील्स जो थी, जैसे सील्स की पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो सील्स बैठे हुए थे और दे वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, अपने आप को जैसे सुस्ता रहे थे। और सनिंग मीन्स धूप में बाहर आ जाते हैं, वो जैसे सनिंग देमसेल्फ, ओके, लाइंग ऑन सन। और आइस फ्लोज के ऊपर बैठकर वो जैसे स्ट्रे डॉग्स इधर उधर घूमते हैं, एंड अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, ठीक है, द सेम वे ये सील्स भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। एंड नरेटर कहती हैं कि ये बहुत अच्छा उनके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर थी। वो कहते हैं इसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और इसने क्या, वो कहते हैं कि इसने एक जो फैक्ट है, रेवलेशन होता है कि जैसे कुछ समथिंग वेरी मिस्टीरियस, किसी कोई फैक्ट रिवील कर दिया था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और इससे जो थी हर चीज़ कनेक्टेड हो गई। ओके, रेवलेशन मीन्स होता है कि किसी चीज़ को, फैक्ट को रिवील करना। ओके, मतलब किसी का रहस्य का पता लगना। 9 time zones, 6 checkpoints. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. सो देन दे सेज कि उन्होंने जो 9 टाइम जोन्स, हमने आगे भी बताया चैप्टर में कि डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं हर कंट्री, तो ये 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस किए थे, और चेक पॉइंट्स 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया था। और वाटर बॉडीज़ थी, 3 वाटर्स बॉडीज़, उसमें ओशंस, वाटर कुछ भी हो सकती हैं जो डिफरेंट बॉडीज़ थी, और रिवर और अदर इकोस्फेयर्स मीन्स लैंड और पेनिनसुला, डिफरेंट टाइप के इकोस्फेयर्स उन्होंने क्रॉस किए। एंड स्टिल नरेटर कहती हैं कि शी वॉज वंडरिंग, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो हैरान थी कि जो ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ अ प्लैनेट, ये सब के लिए भी कि हमारा जो जिस प्ले में, मतलब जो ये इस प्लैनेट की ब्यूटी है वो कैसे बैलेंस है। ओके, हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, क्या होता अगर जो है एंटार्क्टिका एक वार्म प्लेस बन जाता, दैट इट वंस यूज टू बी, और जैसे ये पहले भी था।
विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इस प्लेस को देख पाते? मीन्स नरेटर फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी, वेरी इट वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर हर टू एन्जॉय दैट ब्यूटी, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स। और वो कहते हैं कि क्या हमने देखा होता वो डायनासोर्स और मैमथ्स थे 12,000 ईयर्स से पहले, और वोली राइनोज, ये सब जो डिफरेंट क्रिएचर्स थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्या हम उनको देख पाते? हुज टू से, इट्स all up to us ki who says. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. Now the narrator again says कि after spending 2 weeks, जब 2 weeks की इनकी जो जर्नी थी, वो कहते हैं कि with a bunch of teenagers, 2 weeks इन टीनेजर्स के साथ उन्होंने एन्जॉय किए, और इट विल हैव हु स्टिल हैव द आइडिज़म उनके, और ये ऐसे टीनेजर्स थे जिनमें आइडियलिज्म था टू सेव द वर्ल्ड। ये बच्चे वो थे जो दुनिया को बचाना चाहते थे, वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे, मतलब उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। दैट देन शी सेज कि ऑल आई कैन से, इस टाइम में सिर्फ यही कह सकती हूँ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि आने वाले मिलियन ईयर्स में कुछ भी हो सकता है अगर हमें ऐसी फ्यूचर जनरेशन मिले जो अर्थ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में इतनी कंसर्न्ड हो। सो देन अगेन शी एंड्स द this article by saying that what a difference a day makes, means a day, but what a difference a day makes means the difference the day makes nobody knows. She says that it all depends on we people, that what we think and what we desire, it all depend on our action, human actions. हमारे विचार ही हमारे एक्शंस को लीड करते हैं। क्लियर? So this chapter, let me recapitulate this chapter. The narrator says how we can save the earth. It starts with the part of our history कि अंटार्कटिका पहले कैसा था, उसके बाद ये कैसे उससे अलग हुआ। देन उसके बाद नरेटर ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करते हैं कि ह्यूमन के जो लापरवाही जिसे हम कह सकते हैं नेचर के प्रति जो थी, जिससे हमारे अर्थ को बहुत बड़ा खतरा है। अंटार्कटिका की ब्यूटी की बात करते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में जब अंटार्कटिका को देखा तो वो उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। और उसके बाद वो वॉक ऑन दी ओशन, उस ओशन में जहाँ वो गए वहाँ पर वो सील्स को देखा उन्होंने, वो सब ब्यूटी के बारे में वो बताती हैं। सो this is all about the chapter. Thank you and have a nice day.